मुसलमानों का भला नहीं होगा, ये मुसलमानों को गुमराह करके और मुसलमानों की संपत्तियों को छीनने का एक बड़ा भरसक प्रयास है कि भाई जब संपत्ति हमारी, घर आपका अमित जी, और आपके घर का एक्सेस हमको कैसे मिल सकता है। ठीक है, आज आपके पास बहुमत है, आप पारित कर लीजिए, मगर ये बहुमत कैसे आया आपके पास। अब सवाल ये भी होगा कि एक मुसलमान भाई के साथ में 5 हिंदू खड़ा होगा। प्रधानमंत्री या सरकार किसी पार्टी या किसी धर्म या किसी जात या किसी प्रांत का नहीं होता है। पास जो संपत्ति है वो मुसलमानों की निजी संपत्ति है अपना। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर में और आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो रहा है और उसको लेकर के बहुत सारे मुस्लिम संगठन हैं जो कि विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसको लेकर के वार्तालाप करने के लिए आरजेडी के नेता हैं सहान परवेज जी, हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार वक्फ संशोधन बिल है क्या। सहान भाई, सबसे पहले बताइएगा कि वक्फ संशोधन बिल है क्या, और बहुत सारी पार्टियां इसकी सपोर्ट कर रही है, बहुत सारी पार्टियां इसका विरोध कर रही है, और ख़ास करके मुस्लिम संगठन और जो आपके बहुत सारे क्या बोलते हैं कि उनके नेता हैं मुस्लिमों के, वो इसका विरोध करें। क्या है ये, स्टार्टिंग से बताइएगा संक्षेप। देखिए, पहले वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने के लिए एक बिल पूर्व में भी सरकार ने लाया था कि वक्फ चलेगा कैसे, उसका संवैधानिक राइट्स क्या है, वक्फ बोर्ड का गठन कैसे होगा, तो वो बिल पहले से है। अभी जो ये सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, इसने उसमें संशोधन किया है। बवाल वक्फ बोर्ड का नहीं है, बवाल वक्फ बोर्ड के गठन का नहीं है। वक्फ बोर्ड का गठन पूर्व से चल रहा है और वक्फ की जायदाद जो है वो बहुत पहले से हिंदुस्तान के अंदर है। अब समझिए कि वक्फ के पास ज़मीनें कहाँ से आई। कई टीवी एंकर और मीडिया इस तरह की बातों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संपत्ति मुसलमानों की आई कहाँ से। तो ये संपत्ति मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वक्फ के पास जो संपत्ति है वो मुसलमानों की निजी संपत्ति है, अपनी संपत्ति है। जैसे अभी ये मेरी संपत्ति है, मैं इस संपत्ति को अगर दान कर दूँ वक्फ को, तो ये सब मेरी संपत्ति और मैंने इसको दान किया है। तो इसी प्रकार से मुसलमानों के द्वारा दान की गई सारी संपत्तियों को कलेक्टिवली कहा गया वक्फ, और उसके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है। उस बोर्ड के द्वारा इन सारी संपत्तियों का नियंत्रण और उसका संरक्षण किया जाता है। उस बोर्ड को कहा गया वक्फ बोर्ड। ये पूर्व से भी चला आ रहा था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये जो सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आई और उसने मुसलमानों से उसकी संपत्ति को छीनने का प्रयास किया। और छीनने का प्रयास ये किया, उसमें कहा कि अब आपके संपत्ति में इंटरफेरेंस जो है वो सरकार का होगा और नॉन मुस्लिम्स भी इसमें इसके मेंबर होंगे। और जब ये कहना है हम लोगों का कि भाई जब संपत्ति हमारी, घर आपका अमित जी, और आपके घर का एक्सेस हमको कैसे मिल सकता है, या आपकी निजी संपत्ति का एक्सेस सरकार के सीईओ और मजिस्ट्रेट को कैसे मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार कह रही है, एक तरफ जो दलील दे रही है कि इससे मुसलमानों का भला होगा, तो मुसलमानों का भला नहीं होगा, ये मुसलमानों को गुमराह करके और मुसलमानों की संपत्तियों को छीनने का एक बड़ा भरसक प्रयास है कि मुसलमानों के पास जो इतनी बड़ी एसेट है, उस एसेट से होता क्या है कि उस एसेट से लाखों मदरसा चल रहा है, उस एसेट से गरीबों की शादियां होती है, उस एसेट से गरीबों का इलाज होता है। तो उस जो संसाधन है, वो जो संसाधन है जिससे मुसलमानों में गरीबों की मदद की जाती है, वेलफेयर का काम होता है, उसको भी सरकार मुसलमानों के वेलफेयर पे ध्यान ना देते हुए अपना जो वेलफेयर अल्पसंख्यक कल्याण का जो बजट है उसको तो सरकार लगातार कम कर ही रही थी, और जो बजट बच भी गया था उसमें भी 70% बजट बिना खर्च हुए वापस चला गया। तो जो स्वतंत्र रूप से कुछ मजबूती वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुसलमान समाज के लोगों को कहीं ना कहीं मदद मिल रही थी, मजबूती मिल रही थी, अब सरकार उसको भी छीनने का प्रयास कर रहा है। तो सरकार का ये मुस्लिम विरोधी मानसिकता वो लगातार दिखाई दे रहा है। पहले उसने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का बजट कम किया, बजट कम करने के लगातार बजट कम करने के बाद जो बजट है उसका भी पैसा पूरी तरह से खर्चा नहीं किया, और उसके बाद जब अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति से कुछ कल्याण अगर मुसलमानों का हो रहा था, अब उसको भी छीनने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। तो ये पूरा हिस्ट्री आपको समझना पड़ेगा कि सरकार मुसलमानों के लिए क्या कर रहा है। अब दुख इस बात का है कि आज कुछ लोग कल भी एक पैनल पे बैठे थे, वहाँ कहा गया है कि भाई सरकार के पास राइट है, संविधानिक अधिकार है, सदन में पारित किया जा सकता है, सरकार के पास बहुमत है। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, आज आपके पास बहुमत है, आप पारित कर लीजिए, मगर ये बहुमत कैसे आया आपके पास।
अब सवाल ये भी होगा, ये बहुमत आपके पास जो आया है अमित जी, आज जो सरकार के पास है, उस बहुमत में मुसलमानों की बहुत बड़ी भूमिका है। कुछ हमारे सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर नेता जो मुसलमानों के दावत अफ्तार में और ईद मिलन में टोपी और गमछा लगाकर जाया करते थे। अभी 2 दिन पहले नीतीश कुमार गांधी मैदान गए थे और अफ्तार पार्टी कर रहे थे। चिराग पासवान और चंद्रा बाबू नायडू से पूछिएगा, वहाँ जो खड़ा होकर मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ रहे थे। ये सब छलावा करके मुसलमानों के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, क्योंकि इन लोगों को जो बहुमत मिला उसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी भूमिका है, और उसी बहुमत के आधार पे आपने मुसलमानों का अधिकार छीनने का काम किया। तो आने वाले समय में मुसलमानों को सचेत होने की ज़रूरत है और ऐसे बहरूपीय नेताओं से बचने की ज़रूरत है। तो देखिए, अब जैसे बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी को जो स्टेटमेंट आप लगातार देखते होंगे, जब वक्फ संशोधन अधिनियम सामने आया, प्रस्तुत हुआ, उस समय इन लोगों ने कहा नहीं नहीं हम समर्थन में नहीं है, हम खिलाफ हैं, हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। जब हाय तौबा मचा तो इन लोगों ने कहा नहीं नहीं हम लोग खिलाफ हैं, जेपीसी में जाएगा, जेपीसी में हम लोगों ने डाल दिया है। पहली बात कि जब आप खिलाफ होते तो सरकार के पास बहुमत नहीं होता, वहाँ से पारित नहीं होता। फिर अगर जब पारित वहाँ से डिस्कशन हुआ गया, मेजोरिटी थी उसके पास, तो अभी वो जेपीसी में गई, और जेपीसी में जाने के बाद आज अगर बिल प्रस्तुत हो रहा है और आज बिल सदन में बहुमत के आधार पर पारित भी हो जाएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों की बड़ी भूमिका होगी, जो अपने आप को एक साइड कह रहे थे कि हम सोकॉल्ड बहुत सेकुलर हैं, मुसलमानों के हितैषी हैं, और जब मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था बिहार, झारखंड और उड़ीसा, 3 राज्यों की सबसे बड़ी मुसलमानों की संस्था इमारत अशरिया वो संस्था है जो कहता है कि ईद का चांद हो गया है तो पूरा मुसलमान ईद मनाता है। अगर वो किसने कह दिया कि ईद का चांद आज नहीं हुआ है तो ईद उस दिन नहीं होता है। तो इतनी बड़ी संस्था जिसकी मुसलमानों का इतना अहमियत है मुसलमानों की नज़र में, उस संस्था ने जब ऐसे नेताओं का विरोध किया, ऐसी पार्टियों का विरोध किया, तो उस संस्था के ऊपर रेड पड़ना शुरू हो गया, उस संस्था को कब्जा करने का प्रयास किया गया, और अमित शाह जी का बिहार दौरा के साथ साथ उस संस्थाओं को भी बर्बाद करने की कोशिश की गई, और उनके कई पदाधिकारियों को सवाल जवाब और कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया। तो ये सरकार पूरी तरह से मुसलमानों को कुचलने का प्रयास कर रहा है, दबाने का प्रयास कर रहा है। और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने बहुत स्पष्ट एक लाइन में बात कही थी कि इस देश में और बिहार में जब जब मुसलमानों पर कोई आंख उठाएगा और कोई आपत्ति आएगी, तो हमारे नेता ने हमको लोगों को आश्वासन दिया कि एक मुसलमान भाई के साथ में 5 हिंदू खड़ा होगा, हमारे साथ ऐसे 5 अमित चौरसिया खड़ा होंगे हमारे संरक्षण के लिए। ये हिंदुस्तान की कल्चर और ये हिंदुस्तान की तहजीब है, जो हमारे को इस बात पे फ़ख्र है कि जिस दिन हमारे ऊपर आपत्ति होगी तो हमारे साथ अमित जी जैसे 5 अमित चौरसिया खड़े होंगे। तो हम उस हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, हम उस हिंदुस्तान को मानने वाले लोग हैं, और ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों का हम लोग मुँह तोड़ जवाब देंगे। आज बहुमत के आधार पे ये लोग जो दुरुपयोग कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, जो शोषण कर रहे हैं, जो दमन कर रहे हैं, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आज जो हो रहा है इससे हम सभी मुसलमानों को और सभी हिंदू भाइयों को भी और सभी संप्रदाय के लोगों को जो एकता में विश्वास रखते हैं, जो आपसी भाईचारा में विश्वास रखते हैं, वो आज इस बात को महसूस कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक समुदाय को टारगेट कर रही है सरकार, किस प्रकार से सामाजिक सद्भाव खराब करने का प्रयास कर रही है सरकार। और सरकार का भी दायित्व होता है अमित जी कि प्रधानमंत्री या सरकार किसी पार्टी या किसी धर्म या किसी जात या किसी प्रांत का नहीं होता है। जब आप संविधान का शपथ लेते हैं तो संविधान में इस बात का शपथ कराया जाता है कि आप बिना भेदभाव के आप सबको अपना मानेंगे, है ना। तो जब यहाँ पर मुसलमानों के साथ इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो मैं निश्चित रूप से ये मांग करूँगा कि इस बिल के बाद मुसलमान की संस्थाएं और हम सभी मुसलमान एकत्रित होकर, हम लोग को चूँकि न्यायालय पे भरोसा है, हम लोग इस बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में चूँकि इस बात को स्पष्ट करेंगे कि ये बिल पूरी तरह से यहाँ संवैधानिक तरीके से पारित हुआ है, क्योंकि सरकार का दायित्व किसी पक्ष का शोषण करना नहीं हो सकता है, और सरकार ने पक्ष का शोषण करते हुए इस बिल को लागू किया है जो संवैधानिक नहीं है, और ये गैर संवैधानिक तरीके से बिल पारित हुआ है। तो निश्चित रूप से हमें एक आश्वासन आज के बाद
सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायालय के ऊपर भी रहेगा और हम लोग उसके ऊपर ही भरोसा कर रहे हैं। कौन कौन पार्टियां इसकी सपोर्ट कर रही है, कौन कौन पार्टियां इसकी विरोध कर रही है? बिहार में विधानसभा का चुनाव है 25 में, आखिरी में, तो क्या इसका इफेक्ट विधानसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए और पढ़ेगा। जैसे कभी मांझी जी ने टोपी लगाकर और दावते अफ्तार करते थे और कभी मोहम्मद मांझी बने हुए थे, है ना, और आज वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के बिल में जो प्रदर्शन हो रहा था वो कह रहे थे कटमुल्लों का प्रदर्शन है। तो मांझी जी जैसे नेताओं को कम से कम आंख में शर्म होना चाहिए कि आज आप सांसद हैं तो उसमें मुसलमानों की भूमिका है, मंत्री बने हुए, आज मंत्री हैं उसमें मुसलमानों की भूमिका है, आपका बेटा अगर मंत्री है बिहार सरकार में उसमें मुसलमानों की भूमिका है, आपकी बहू विधायक है उसमें मुसलमानों की भूमिका है। तो आप कम से कम इतना तो शर्म और लिहाज करते, जब वोट लेना होगा तो जीतन राम मांझी नहीं मोहम्मद मांझी होंगे, और जब बात मुसलमानों के अधिकार की होगी, मुसलमानों का अधिकार दिलाने की होगी, तो आप मुसलमानों को कटमुल्ला शब्द से संबोधित करेंगे। तो मांझी जी जो आज कह रहे हैं उनका उन जैसे नेताओं को कहीं ना कहीं सबक सिखाया जाएगा। और सबसे बड़े कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी जो ढुलमुल रवैया, जो डबल स्टैंडर्ड दिखाया है जनता दल यूनाइटेड ने, और सबसे बड़ी सो कॉल्ड सेकुलर ताकत, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, मुसलमानों का हितैषी मदरसा ये वो करने वाली पार्टियां आज कहाँ खड़ी है? नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड ही नहीं पता चल रहा है कि वो किधर हैं। वो गुड़ खा रहे हैं, गुलगुल्ला से परहेज कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं और बाद में कह रहे हैं नहीं हम तो चाहते नहीं है। भाई आप नहीं चाहते हैं, आपकी बहुमत बताइए, संख्या क्या है आपका, और बिना आपके संख्या बल के आधार पे बिल कैसे पास हो सकता है? तो लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आज सरकार में पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो बिना उसके चंद्रबाबू नायडू के, मांझी जी के, चिराग जी के और नीतीश जी के समर्थन के ये बिल पास नहीं हो सकता है। और अगर आज भी अगर सदन में इन लोगों ने बहिष्कार कर दिया तो ये बिल वहीं रुक जाएगा, ये बिल नहीं पास होगा। तो अगर बिल पास हो रहा है तो इन लोगों की बड़ी भूमिका है और इन लोगों ने मुसलमानों के साथ गद्दारी करने का काम किया है।